चलिए आज हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें हम देखेंगे आज कि उच्च न्यायालय किस प्रकार से काम करती है अपने देश में, कि न्याय व्यवस्था कैसा है अपना देश में। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को हम देख चुके हैं, तो आज देखेंगे हम हाई कोर्ट को। तो हाई कोर्ट इंग्लिश नेम है इसका, इसको हिंदी में कहा जाता है उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उच्च न्यायालय से ऊपर सुप्रीम कोर्ट काम करता है, सर्वोच्च न्यायालय, और उसके नीचे कुछ न्यायालय काम करते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम करता है, उसको कहा जाता है अधीनस्थ न्यायालय वगैरह। तो ऐसे उच्च न्यायालय के क्या है, जो ये उच्च न्यायालय है, तो उच्च न्यायालय से नीचे जो न्यायालय है वो हो जाता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, और उसके ऊपर हो जाता है सर्वोच्च न्यायालय, जो पूरे देश में न्याय व्यवस्था को कायम कर रखने के लिए काम करते हैं। तो न्याय व्यवस्था जो पहले अपना देश में जो न्याय व्यवस्था है वो एकीकृत न्याय व्यवस्था है। एकीकृत मतलब एक के नीचे एक है। जैसे यहाँ हो गया सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे काम करेगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे करेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम। ये सब सुप्रीम कोर्ट है, इसका इस पर नियंत्रण भी होगा, इस पर भी नियंत्रण होगा। हाई कोर्ट है तो इस पर भी नियंत्रण होगा। इस प्रकार से जो उसके नीचे है उसका एक ही बॉडी होगा, उस सब नीचे वाले पर उसका नियंत्रण होगा। इस प्रकार से उच्च न्यायालय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये मध्य का जो रोल निभाता है। तो इसमें देखें कि उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय को सबसे पहले कहाँ संविधान में जगह दिया गया है। संविधान बनने से पहले भी ये देश में पहले अंग्रेज के समय में ही ये लागू था, कि मतलब बना हुआ था ये उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय जो बना हुआ था तो वो पहले कहाँ कब कब बना और कहाँ कहाँ बना। तो सबसे पहले जो उच्च न्यायालय बना था तो 1862 ईस्वी में बना था। ये देश के आजादी होने से भी पहले बन चुका था 1862 में। तो उस समय 3 जगह उच्च न्यायालय आपके बने थे। कहाँ कहाँ थे? कलकत्ता में, और एक बम्बई और एक मद्रास। तो ये बम्बई पुराना नाम है मुंबई का, वही उच्च न्यायालय था क्या बम्बई से, और एक है मद्रास। तो ये तीनों उच्च न्यायालय की गठन कब हो चुका था पहली बार? तो 1862 ईस्वी में। 1862 ईस्वी में गठन हो गया था और काम वो कर रहा था। उसके बाद चौथा उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ, उसके ही जस्ट अगला ये 66 में। कहा? तो इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में चौथा उच्च न्यायालय बना, और वो वहां पे काम कर रहा था। जब उसके ढांचे को पढ़ा गया, समझा गया, तो देखा गया कि हाँ सही में उच्च न्यायालय जरूरी है देश में। तो संविधान में भी इसको क्या कर दिया गया, जगह दिया गया, कि संविधान में इसके बारे में वर्णन किया गया। तो संविधान में इसके बारे में जो चर्चा है संविधान के भाग 6 में है। किस में है? तो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय के बारे में सभी प्रावधानों को बताया गया है। तो जिसमें सबसे पहले है कि अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि सभी राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था करना होगा। जितना भी राज्य है उस राज्य के लिए एक न्याय व्यवस्था, न्याय को कायम रखने के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था करना होगा। तो उच्च न्यायालय उसके लिए बनाने का। उसके बाद 216 में कहा गया कि व्यवस्था होगा तो वहां पे एक उच्च न्यायालय का गठन करना होगा। तो उच्च न्यायालय के गठन के बारे में किस में कहा गया था? 216 में। वही जब संविधान धीरे धीरे कुछ दिन चला तो 1956 में संविधान में 7वां संशोधन हुआ, और 7वां संशोधन में कहा गया कि एक उच्च न्यायालय 2 राज्य को भी काम कर सकता है। 2 राज्य को भी, जैसे छोटा छोटा राज्य है तो उस प्रकार से वो 2 न्यायालय क्या करेगा, मतलब 2 राज्यों में न्याय का वो काम करेगा, एक ही उच्च न्यायालय। तो ये संविधान के 7वां संशोधन द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्य का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। जैसे देख रहे हैं कि आप चंडीगढ़ और पंजाब का जो उच्च न्यायालय एक ही है। तो उस प्रकार से ये कब किया गया? तो 7वां संशोधन कब? तो 1956 के द्वारा, 1956 में यह कर दिया गया संशोधन कि 2 राज्य में के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। जैसे अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि भारत में टोटल 28 राज्य है, लेकिन उच्च न्यायालय कितना है आपके? तो 25 उच्च न्यायालय है। तो इस प्रकार से कुछ न कुछ है कि न्यायालय जो है कि साझा करता है। तो 2 न्यायालय जब 2 राज्य, यहाँ 2 राज्य जब एक न्यायालय में काम कर, एक न्याय व्यवस्था दोनों ही राज्य को देखती है, तो इस प्रकार से इसको साझा न्यायालय कहा जाता है। तो साझा न्यायालय की व्यवस्था किसमें किया गया था? 231 संविधान में, ठीक है, अनुच्छेद में, 231 अनुच्छेद में, कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही न्यायालय हो सकता है। वही एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है आपका कौन? दिल्ली, जिसमें अपना उच्च न्यायालय है। बाकी कोई भी केंद्र शासित प्रदेश
जो है अपना उच्च न्यायालय नहीं है, वो किसी न किसी राज्य के जो न्यायालय है उसके अंतर्गत न्याय व्यवस्था वो देखने का काम करती है। वही दिल्ली के उच्च न्यायालय का जो है वो गठन कब हुआ था? तो 1956 में दिल्ली के उच्च न्यायालय का, सॉरी 1956 का, तो 1966 में दिल्ली में उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। उसके बाद है कि न्यायालय को अधिकार क्षेत्र में लाना या हटाने की शक्ति किसके पास पावर है? तो संसद के पास है। कि कोई भी न्यायालय जो है, मान लीजिए कि ये पटना है, बिहार का उच्च न्यायालय पटना, इसके अंतर्गत सिर्फ बिहार आता है, ठीक है, इसके अंतर्गत सिर्फ बिहार आता है। अब चाहेगा संसद कि इसमें पटना और भी राज्य को देखे, तो ये पावर किसके पास है? संसद। अगर ये चाह लेगा कि दूसरा कोई और भी स्टेट है जो इसी के अंतर्गत न्याय व्यवस्था देखेगा, तो ये संसद के पास पावर है। अगर चाहेगा हटाना भी, तो ये संसद के पास पावर है कि ये हटा के बिहार को और दूसरा राज्य को ये न्याय व्यवस्था को सौंप सकता है। क्यों दूसरा राज्य को क्यों सौंप सकता है? क्योंकि ये अपना राज्य का नहीं, ये केंद्र के अनुसार से काम करते हैं, इसीलिए वो दूसरे राज्य को भी वो सौंप सकता है। तो इसका पावर किसके पास है? तो संसद के पास है। वही अगला है कि न्यायाधीश कितना होना चाहिए संसद उच्च न्यायालय में? तो उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीश फिक्स न्यायाधीश नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में आपका फिक्स न्यायाधीश है कि एक न्यायाधीश होगा मुख्य न्यायाधीश और 33 होगा आपके अन्य न्यायाधीश। इस प्रकार से उसमें फिक्स है कि इतना ही न्यायाधीश होगा। लेकिन उच्च न्यायालय में कोई न्यायाधीश फिक्स नहीं है। इसमें क्या है कि अगर बड़ा जनसंख्या का है वो राज्य, तो वहां पे ज्यादा उच्च न्यायाधीश की आवश्यकता होगी, और कम जनसंख्या है तो वहां कम न्यायाधीश की आवश्यकता होगी। लेकिन एक मुख्य न्यायाधीश होगा, जितना भी न्यायाधीश होंगे उसका एक क्या होगा? आपके मुख्य न्यायाधीश होंगे। इसीलिए उच्च न्यायालय में कोई फिक्स न्यायाधीश नहीं है, लेकिन एक मुख्य न्यायाधीश होगा, ये फिक्स है आपके। तो वही है कि ये कौन करता है निर्धारित? तो आपके राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अपने हिसाब से घटाता है बढ़ाता है। उसके बाद है कि उसका नियुक्ति जो होता है, जो न्यायाधीश बना उसका नियुक्ति कराया जाता है। तो नियुक्ति कौन कराएगा? तो नियुक्ति भी आपके राष्ट्रपति ही कराएगा। तो राष्ट्रपति जो कराएगा वो कैसे करवाएगा? तो ये वहां जिस राज्य में कराना है मुख्य न्यायाधीश को, वहां पे नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल से क्या करेगा? वो सलाह लेगा कि हाँ कौन व्यक्ति जो है वो बेहतर है मुख्य न्यायाधीश बनने के। तो वहां के राज्यपाल वो सलाह लेगा, तो राज्यपाल की सलाह पर वो करेगा किसकी न्यायाधीश, किसकी नियुक्ति? तो उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह पर वो कराएंगे। उसके बाद कहता है कि उसका योग्यता क्या होना चाहिए? कोई भी व्यक्ति को तो न्यायाधीश नहीं बना सकता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए कुछ उसके पास एक्स्ट्रा पावर होना चाहिए जो सब में नहीं है। तो उस प्रकार से उसमें योग्यता होना चाहिए। तो योग्यता में तो सबसे पहला तो अब सभी लोग जानते हैं कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए कि भारत का ही वो नागरिक रहेगा? इसके लिए हम पिछली क्लास एक बता चुके हैं कि उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। तो एक पहले नंबर वो भारत का क्या होगा? वो नागरिक होगा। और भारत के नागरिक होगा, नागरिक होने के बाद दूसरा होगा कि उसके पास तो कुछ ना कुछ अनुभव होना चाहिए न्याय का। कि सीधा डायरेक्ट जज बन जाएगा तो वो दिक्कत कर देगा, ठीक से चलाने नहीं आएगा। इसीलिए उसको क्या किया गया है कि वो 10 साल तक किसी न किसी न्यायालय में क्या होगा? वो न्यायाधीश रहा होगा या वकील रहा होगा। 10 साल तक वो एडवोकेट का काम किया होगा, वकालत का। न्याय व्यवस्था से 10 साल का जो काम करेगा वकील का, तो वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसके लिए 2 योग्यता की आवश्यकता है कि वो भारत के नागरिक होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो 10 साल तक किसी न किसी न्यायालय में, उससे निचला स्तर के न्यायालय में क्या होगा? वकील बना रहा होगा, 10 साल तक वकालत किया होगा या न्यायिक पद पर कहीं बना रहा होगा, तो उसको मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। वही इसमें एक चीज आप ये देख लिए कि ये नियुक्ति जो देखे आप इसमें, ये सर्वोच्च न्यायालय के इसका देखे किसका? तो मुख्य न्यायाधीश का देखे। और न्यायाधीश का जो अन्य न्यायाधीश जो होगा, जो मुख्य का तो हो गया कि राष्ट्रपति करेंगे किसकी सलाह पर? तो राज्यपाल की सलाह पर। लेकिन अगर वही अन्य न्यायाधीश की आवश्यकता होगा तो राष्ट्रपति ही करेंगे, उसमें राज्यपाल का भी सलाह रहेगा। वही मुख्य न्यायाधीश जो बना तो वो निचला स्तर से अपना देख रहा है कि कौन कैसे काम कर रहा है, तो इसीलिए मुख्य न्यायाधीश को भी ये पावर दिया गया कि जिसको लग रहा है कि हाँ ये सही काम करेगा, इसीलिए उसको अन्य न्यायाधीश के रूप में बनाया जा सकता है। वही जैसे इसमें देखें कि 2 राज्य का एक ही न्यायालय होता है, तो उसमें अगर मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है, एक ही
राज्य मतलब एक ही न्यायालय 2 राज्य का होगा, तो उसमें जो मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा तो दोनों राज्य का तो परामर्श चाहिए। तो दोनों राज्य का किससे परामर्श लेगा? तो आपके राज्यपाल से। किससे लेगा परामर्श? तो राज्यपाल से परामर्श लेगा। ये दोनों राज्य का राज्यपाल आएंगे और तब बताएंगे कि किस व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बनाना है। तब उसके बाद राष्ट्रपति क्या करेंगे? मुख्य न्यायाधीश बना देंगे। तो इस प्रकार से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो गया। उसके बाद उसकी योग्यता भी हो गया। उसके बाद है कि उसको शपथ कौन दिलाएगा? शपथ क्यों दिलाया जाता है? क्योंकि ताकि वो ईमानदारी से काम करे, तो इसीलिए उसको शपथ दिलाया जाएगा। तो शपथ दिलाएगा कौन? तो जो उससे ऊपर होगा वही ना उसको शपथ दिलाएगा। तो मुख्य न्यायाधीश से जो है उससे ऊपर कौन होता है आपके? तो उससे ऊपर होता है राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल ने ही उसको नियुक्त करवाया है। तो उससे ऊपर होता है राज्यपाल। तो राज्यपाल उसको शपथ दिलवाता है, या राज्यपाल किसी व्यक्ति को पावर दे देगा कि चलो तुम जाओ उसको शपथ दिलवा दो। तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलवा सकता है। ये हो गया। उसके बाद है कि उसका कार्यकाल कितना होना चाहिए? तो कार्यकाल उसका मैक्सिमम एज जो है वो 62 साल की उम्र तक वो कार्यकाल उसका हो सकता है। वो 62 साल के ज्यादा उम्र तक वो कार्यकाल नहीं कर सकता है। वही दूसरी बात यह है कि वो चाहेगा तो त्याग पत्र भी दे सकता है। वो मुख्य न्यायाधीश बना और उसको कार्य करने में वो सक्षम नहीं हो पा रहा है, तो वो अपना त्याग पत्र भी दे सकता है। तो त्याग पत्र दे के भी हट सकता है, या संसद की सलाह पर वो हट सकता है। मतलब संसद जो है, संसद को लगेगा कि ये व्यक्ति अच्छा से मुख्य न्यायाधीश का पद का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो एक कानून बना के उसको हटा सकता है। तो इस प्रकार से ये संसद की कार्य सलाह से भी हट सकता है। सबसे इंपोर्टेंट ये है कि आपका 62 वर्ष की एज तक वो कार्य कर सकता है। उसके बाद अगला है कि उसका वेतन भत्ता कौन कैसे मिलता है? तो वेतन मतलब हुआ कि सैलरी, तनख्वाह, पर मंथ का। भत्ता हुआ कि उसका डेली का जो खर्च है उसको कहा जाता है भत्ता। तो भत्ता जो है वो कौन निर्धारित करता है? तो इसका भत्ता जो है वो संसद द्वारा निर्धारित होता है। इसका कोई फिक्स भत्ता नहीं है, लेकिन संसद द्वारा एक भत्ता निर्धारित किया गया है। तो उसके द्वारा जो निर्धारित कर दिया गया वही इसको वेतन भत्ता मिलता है। तो उसमें सबसे पहले कि मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलेगा? तो मुख्य न्यायाधीश को मिलता है 2.5 लाख का भत्ता। कितना मिलता है? 2.5 लाख का। तो 2.5 लाख के भत्ता मिलेगा मुख्य न्यायाधीश को। तो अन्य जो होगा उसको उससे थोड़ा सा कम मिलेगा। तो अन्य को मिलता है उससे 25,000 कम, 2,25,000 रुपए मिलता है अन्य न्यायाधीश को। जो दूसरा न्यायाधीश होगा अन्य उससे नीचे स्तर पर, तो उसको मिलेगा 2,25,000 तनख्वाह। बाकी जो एक जो होगा सुप्रीम, सभी का जो हेड होगा, ये न्यायाधीश सब न्यायाधीश हुआ, इसका जो एक हेड होगा जो मुख्य न्यायाधीश होगा, इसको मिलेगा आपका 2.5 लाख, और बाकी सभी को मिलेगा कितना आपके? तो 2,25,000। तो इसमें हम देखें कि उच्च न्यायालय किस प्रकार से काम करता है, इसका जो बेसिक जो जरूरत थी वो हम इसमें देखें कि उच्च न्यायालय का संविधान में जगह क्यों दिया गया, इसका जो इतिहास क्या था, पुरानी इतिहास। तो पुराना इतिहास यही था कि शुरू में 1800 कितना में, तो 1862 ईस्वी में आपका क्या हुआ, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में 3 न्यायालय की स्थापना किया गया। उसके बाद फिर देखा गया कि जरूरत है अंग्रेजों को, तो उसने 1866 में फिर इलाहाबाद में उच्च न्यायालय चौथा बनाया। उसके बाद धीरे धीरे जब पढ़ा गया तो देखा कि संविधान में न्यायिक व्यवस्था की जरूरत है। क्यों न्यायिक व्यवस्था की जरूरत है? क्योंकि भारत ने संसदीय व्यवस्था अपनाया। तो संसदीय व्यवस्था में क्या है कि एक कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका होता है। तो इस प्रकार से न्यायपालिका के लिए एक न्यायालय की तो आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए न्यायालय बनाना पड़ेगा। तो न्यायालय के बनाने के लिए संविधान में ही लिख दिया गया कि संविधान में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय के बारे में क्या कहा गया है, बताया गया। तो उच्च न्यायालय में बताया गया कि अनुच्छेद 214 में कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। उसके बाद है 216 में कि उसका गठन करना पड़ेगा राज्य में। उसके बाद 231 में है लिखा हुआ कि संविधान के 7वां संशोधन करके उसके बाद ये जोड़ा गया कि 2 राज्य में एक न्यायालय हो सकता है, 2 या 2 से अधिक का एक संयुक्त न्यायालय भी आपके हो सकता है। तो इसको हम बेसिक स्ट्रक्चर को समझे हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा क्लास अच्छे से। तो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर देखें, और दूसरा जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे दूसरी पार्ट में कि ये अपना देश में कैसे काम कर रही है। तो इसको आज समझ गए, तो उसके लिए अब हम कल मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में।